हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर मैथमेटिक मैराथन 2026 बैच में। हेरिडिटी लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे और बोले थे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना जरूरी है चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। जी हाँ, आज वो टर्म्स वाला क्लास होने वाला है। अच्छे से ध्यान से हम लोग एक एक टर्म्स को समझेंगे बिना भी किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का चैप्टर, आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंपॉर्टेंट टर्म्स। हेरिडिटी चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है, आपको चाहते हैं कि आप हेरिडिटी चैप्टर के हर एक टर्म को अच्छे से समझें, हेरिडिटी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, तो उसके की टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग मेंडल के डिफरेंट पार्ट में यूज करेंगे। क्रॉस में यूज होगा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट में यूज होगा। रेशियो समझने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स पे ध्यान देंगे, एक एक करके हम लोग सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे। जैसे सबसे पहला टर्म जो हम आपको बताना चाहेंगे वो बताना चाहेंगे जीन। सबसे पहला टर्म हम क्या बताएंगे आपको बाबू? जीन। सर जीन क्या होता है? जीन को ध्यान से समझने का ट्राई कीजिए। आप बोलेगा सर जीन डीएनए का एक सेगमेंट है। अब सेगमेंट को तुम चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो कि जीन डीएनए का एक भाग है या फिर जीन डीएनए का एक टुकड़ा है। ठीक है, सेगमेंट बोल सकते हैं, पार्ट बोल सकते हैं, हिस्सा बोल सकते हैं, सब चलेगा। डीएनए का एक सेगमेंट, भाग या टुकड़ा जो किसी बॉडी कैरेक्टर, जो किसी बॉडी कैरेक्टर का मतलब कोई खुसूसियात या फिर गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लो जी, फिर से हम लोग समझें, जीन वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं या जीन किसको बोलते हैं? हम लोग बोले कि जीन बोलेंगे डीएनए के एक सेगमेंट, भाग या टुकड़े को जो हम लोगों के शरीर यानी हम लोगों के बॉडी के किसी भी कैरेक्टर या फिर गुण के लिए जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मेरे बॉडी का कोई एक कैरेक्टर उठा लो, ठीक है, एग्जाम्पल तुमको दे देते हैं। मेरे बॉडी का कोई भी एक कैरेक्टर, चलो मान लेते हैं स्किन कलर, ठीक है, चलो हेयर कलर ही लिख देते हैं। मेरे बॉडी का एक कैरेक्टर है हेयर कलर, ठीक है। मेरे बाल का रंग या आई कलर, ये मेरे आंख का रंग, ये हम लोग के शरीर का एक कैरेक्टर, एक गुण है, ठीक है। तो हम लोग ये जानेंगे कि मेरे बॉडी के एक कैरेक्टर जैसे कि हेयर कलर के लिए जरूर मेरे बॉडी में कोई ना कोई जीन होगा। मान लेते हैं उस जीन का नाम है एक्स जीन। क्या नाम है उसका? एक्स जीन। तो याद रखिएगा, आपके शरीर का कोई भी कैरेक्टर, आपके शरीर का कोई भी गुण, आपके शरीर की कोई भी खासियत के लिए आपके डीएनए में कोई ना कोई एक टुकड़ा होगा, और डीएनए के उसी टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। ये हो गया बाबू सबसे पहला टर्म। आते हैं नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 टर्म में आते हैं एलील। क्या नाम है इसका? एलील। आप बोलिएगा सर जीन के अलग अलग फॉर्म को एलील कहते हैं। जीन के अलग अलग फॉर्म को एलील कहते हैं, ठीक है। जीन के किसको? अलग अलग फॉर्म को। अब आपको ये बता रहे हैं कि हम लोग के डीएनए का एक टुकड़ा जो हम लोग के किसी बॉडी के कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग जीन बोलते हैं। और फिर आपको बोला जा रहा है कि जीन के अलग अलग फॉर्म। अब फॉर्म को क्या बोल सकते हो? नॉर्मली बोल सकते हो सर जीन के अलग अलग शक्ल, जीन के अलग अलग टाइप, जीन के अलग अलग प्रकार, जीन के अलग अलग फॉर्म, जीन के अलग अलग टाइप, जीन के अलग अलग रूप। हाँ, रूप लिखना ज्यादा अच्छा होगा ना बच्चा लोग, हिंदी वाले अगर रूप लिखें ऐसे। जीन के अलग अलग टाइप, जीन के अलग अलग प्रकार या जीन के अलग अलग शक्ल को हम लोग एलील कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलील। याद रहेगा? बहुत अच्छा। जैसे एग्जाम्पल सर, जैसे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है हाइट। क्या नाम है इस कैरेक्टर का? हाइट। अब हाइट के लिए कोई जीन होगा,
हाइट के लिए क्या होगा, कोई जीन होगा, वो जीन का 2 एलील है होता है। ये हम आपको बताएंगे इन फ्यूचर में कि हाइट, जैसे मेरा कैरेक्टर है हाइट, उसका कोई ना कोई जीन होगा। क्यों? क्योंकि हाइट एक बॉडी कैरेक्टर है। हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि हम लोग के शरीर में किसी भी कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर है तो उसका जीन होगा। अब जीन जो है वो अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में प्रेजेंट रहेगा। जैसे लंबा वाला जीन, अब वो लंबा वाला जीन को तुम उसको बोलोगे एलील, या छोटा वाला जीन, जो छोटा वाले को क्या बोलोगे, वो भी एलील। तो ये जीन टॉल वाला भी हो सकता है, या फिर ये जीन डॉर्फ वाला भी हो सकता है। टॉल के मतलब लंबा, डॉर्फ का मतलब नाटा। तो जो टॉल वाला हुआ उसमें जीन का शक्ल बदल गया, वो एलील कहलाएगा। जो डॉर्फ वाला हुआ उसमें भी जीन का शक्ल बदल गया, वो भी एलील कहलाएगा। तो जीन का अलग अलग फॉर्म, जीन का अलग अलग शक्ल क्या कहलाता है बच्चा लोग, एलील। तो ये हो गया जीन, ये हो गया नंबर 2 पर एलील। नंबर 3, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 3 को बोलते हैं कैरेक्टर। ये लो जी, इतने देर से जिसको हम लोग अभी तक बोल रहे हैं बार बार, बॉडी का कैरेक्टर, बॉडी का कैरेक्टर, कैरेक्टर होता क्या है? तो आप बोलिएगा सर यहां पर जो हम लोग कैरेक्टर बोल रहे हैं वो है बॉडी का, यानी कि आप इसमें शरीर लिख सकते हैं या जिस्म लिख सकते हैं। हम इंग्लिश में बॉडी लिख रहे हैं, आप चाहो तो इसको उर्दू में जिस्म लिख लो, हिंदी मीडियम वाले हो तो शरीर लिख लो। लिखो बॉडी या फिर जिस्म या फिर शरीर का वो फीचर, ठीक है, ध्यान से समझोगे। आपके बॉडी, आपके जिस्म, आपके शरीर का वो फीचर, वो खासियत, ठीक है, जो अगले जेनरेशन में, अगले जेनरेशन में, अगले जेनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, जो अगले जेनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, उसे गुण कहते हैं, उसे गुण यानी कि कैरेक्टर कहते हैं। अच्छे से समझोगे बाबू, ठीक है। जैसे 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 मान लो कि एक एग्जांपल कि हमको बहुत अच्छा गिटार बजाना आता है, तो वो भी मेरे बॉडी का एक कैरेक्टर है। लेकिन क्या वो मेरे अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है? क्या मेरा अच्छा गिटार बजाने से मेरा अगला जनरेशन में भी जो आएगा वो अच्छा गिटार बजाते हुए पैदा होगा? नहीं ना भाई। तो यहाँ पे जो गुण के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे जिस फीचर के बारे में बात किया जा रहा है, वो फीचर ऐसा होना चाहिए जो आपके अगले जनरेशन में जा सके। उसी फीचर को हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर बोल रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, कैरेक्टर का मतलब हुआ, ये हो गया जीन, ये हो गया एलील। कैरेक्टर का मतलब हुआ कोई भी ऐसा फीचर, कोई भी ऐसा फीचर जो आपके अगले जनरेशन में जा सकता हो, आपके अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता हो। अदरवाइज हम लोग उसको कैरेक्टर में यहां काउंट नहीं करेंगे। गिटार बजाना, पियानो बजाना, बहुत अच्छा ड्राइंग करना, ये सब चीज आपका कैरेक्टर वो नहीं है जो अगले जनरेशन में चला जाए। क्लियर है? चलिए और अच्छा। अब कैरेक्टर शब्द के साथ एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेट। अब यहां पर देखिएगा, ट्रेट भी बहुत समझना आसान है। कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म को ट्रेट कहते हैं। ये लो, कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म को ट्रेट कहते हैं। तुमको नहीं लगता ये कुछ कुछ एलील से मिलता जुलता डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है? एलील में भी ऐसे लिखा गया था, जीन के अलग अलग फॉर्म को एलील कहते हैं, वैसे कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म को ट्रेट कहते हैं। जैसे तुमको मैं एक एग्जांपल बताते हैं, एक एग्जांपल, आई कलर। अब ये बताओ कि आई कलर क्या है? बोलोगे सर आई कलर बॉडी का एक कैरेक्टर है, ये अगले जनरेशन ट्रांसफर हो सकता है। भाई आंख का रंग, अब अगर कोई बोलेगा आंख का रंग ब्लू आई यानी कि नीली आंख, या हम लोग का जैसे ब्लैक आई, ठीक है, या कोई बोलता है ब्राउन आई। तो देखो यहां पे कॉन्सेप्ट को समझो, आई का कलर कैरेक्टर है, लेकिन ब्लू आई, ब्लैक आई, ब्राउन आई, ये सब इस कैरेक्टर का ट्रेट है। समझ में आया? ये क्या हो गया? ये हो गया कैरेक्टर, तो वो हो गया कैरेक्टर का ट्रेट। चलो एक और एग्जांपल दे देते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। हम लोग का बॉडी का एक कैरेक्टर है, ठीक है, बॉडी का एक कैरेक्टर है स्किन कलर, ठीक है, ये स्किन का कलर बॉडी का हम लोग कैरेक्टर है। अब जो स्किन कलर है, ये कैरेक्टर कैसा हो सकता है? डार्क स्किन हो सकती है,
ठीक है, या फिर फेयर स्किन हो सकता है। तो ये फिर डार्क या जो फेयर होना हुआ, ये क्या हो गया, ये इस कैरेक्टर का ट्रेट हो गया। क्या हो गया, इस कैरेक्टर का ट्रेट हो गया। तो याद रखोगे कि हम लोग का जो बॉडी में कैरेक्टर होता है, हम लोग के बॉडी में जो कैरेक्टर होता है वो किसी ना किसी ट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। किसके फॉर्म प्रेजेंट रहता है? चलो, ट्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक सही है? यहां आप देख लीजिए, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। एलील किसको बोलते हैं? जीन के अलग अलग फॉर्म को एलील कहते हैं। तो हम लोग के शरीर में जो भी जीन प्रेजेंट होता है, हम लोग के शरीर में जो भी जीन प्रेजेंट होता है वो एलील के रूप में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो भी जीन प्रेजेंट होता है वो एलील के रूप में ही प्रेजेंट होता है। चलिए, ये हो गया कैरेक्टर, ये हो गया ट्रेट। 5 नंबर टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्टार्ट हो रहा है। आपको एक टर्म यूज होगा, जहां पे यूज होगा होमोजाइगस। क्या टर्म यूज होगा बच्चा लोग? होमोजाइगस। होमोजाइगस किसको बोलेंगे बच्चा लोग? पहले आप इतना समझ लीजिए कॉन्सेप्ट कि होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो सेम वर्ड का यहाँ पे कुछ मीनिंग लिख लेगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस हम लोग उस वक्त बोलते हैं जब हम लोग के शरीर में सेम एलील हो जाए। कैसा हो जाए? सेम एलील हो जाए। जैसे तुमको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल तुम समझ जाओगे। मान लेते हैं कि मेरे पापा से जो डीएनए आया और मेरे मम्मी से जो डीएनए आया, पापा से भी मेरा डीएनए आया है, आप जानते हैं गैमेट से आता है, लास्ट क्लास में बताए थे, और मम्मी से भी मेरे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर डीएनए आया है। मान लेते हैं कि किसी एक एलील का कोई, मान लेते हैं कि एग्जांपल स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर का जो जीन है उसका एलील मेरे शरीर में आया। ठीक है, तो पापा के साइड से जो एलील आया वही एलील मम्मी के साइड से भी आ गया, यानी दोनों सेम सेम हो सकता है। पापा के साइड से आने वाला एलील मम्मी के साइड से आने वाला एलील सेम सेम हो सकता है। मान लेते हैं पापा के साइड से जो एलील आया वो था कैपिटल एस, और मम्मी के साइड से भी जो आया वो भी था कैपिटल एस, या पापा के साइड से जो आया वो था कैपिटल आर, या मम्मी के साइड से जो आया वो भी था कैपिटल आर, या पापा के साइड से जो आया वो था स्मॉल एक्स, मम्मी के साइड से जो आया था वो भी था स्मॉल एक्स। तो जब भी एलील सेम सेम होगा, अलग नहीं करना बाबू, जब भी एलील सेम सेम होगा तो उसको हम लोग होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। जैसे आप लोग मेंडल की क्रॉस में पढ़ेगा कैपिटल टी, या आप लोग पढ़ेगा स्मॉल टी, या आप लोग पढ़ेगा कैपिटल आर, ये सब होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा लोग? होमोजाइगस कंडीशन। चलिए 6 नंबर में आते हैं बच्चा लोग, 6 नंबर में आते हैं। होमोजाइगस हो गया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस हम लोग उस वक्त बोलेंगे जब एलील सेम नहीं हो, यानी मम्मी और पापा के साइड से अलग अलग एलील आ गया। ऐसा भी हो सकता है, मम्मी और पापा के साइड से अलग अलग एलील आ गया हो, डिफरेंट एलील आ गया हो। ठीक है, जैसे मम्मी के साइड से आ गया कैपिटल एस तो पापा के साइड से आ गया स्मॉल एस, मम्मी के साइड से आ गया कैपिटल आर तो पापा के साइड से आ गया स्मॉल आर, है ना। मम्मी के साइड से आ गया कैपिटल एक्स तो पापा के साइड से आ गया स्मॉल एक्स, या फिर मेंडल वाले में हो गया कैपिटल टी या स्मॉल टी, कैपिटल आर या स्मॉल आर। तो जब भी एलील एक दूसरे से अलग अलग होगा बच्चा लोग, जैसे कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो अलग अलग है, यहाँ दोनों सेम सेम था, यहाँ दोनों अलग अलग है। तो ऐसे केस में ये जो एलील होगा इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस। याद रखोगे, जैसे होमो के मतलब सेम होता है, उसी प्रकार हेट्रो के मतलब अलग होता है, यानी कि डिफरेंट होता है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट एलील होगा तो आप उसको बोलिएगा, क्या बोलिएगा? हेट्रोजाइगस। अगर सेम सेम एलील होगा तो क्या बोलिएगा? होमोजाइगस। यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक शब्द आता है डोमिनेंट। क्या शब्द आता है बच्चा लोग? डोमिनेंट। ठीक है, और एक शब्द आता है रिसेसिव। ये मान लो हम लोग का टर्म नंबर 7 है। ठीक है, हम दोनों को साथ में पढ़ा देते हैं। एक को बोलते हैं डोमिनेंट और एक को क्या बोलते हैं? रिसेसिव। अब डोमिनेंट और रिसेसिव किसको बोलेंगे इसको समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मम्मी के साइड से जो मेरा एलील आया, एक एग्जांपल, मम्मी के साइड से जो मेरा एलील आया मेरा स्किन कलर को बहुत अच्छा कर रहे, गोरा करने वाला, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो गोरा को हम इंग्लिश में बोलते हैं तो एफ फॉर फेयर। ठीक है, एफ यानी फेयर। तो मम्मी के साइड से जो आया वो कैपिटल एफ, यानी कि वो चाहता है कि हम गोरा हो जाए। लेकिन पापा के साइड से जो आ गया वो चाहता है कि हम काले हो जाए, स्मॉल एफ। ठीक है, मम्मी के साइड से जो आया वो चाहता है कि हम गोरा हो जाए, पापा के साइड से जो आया वो चाहता है कि हम काले हो जाए। तो अब यहाँ पे देखो ये होमोजाइगस कंडीशन हुआ कि हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ? पहले खुद देख के बताओ, एक कैपिटल एफ दूसरा स्मॉल एफ, होमोजाइगस कंडीशन हुआ कि हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ? बिल्कुल सही, हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ। अब यहाँ पर जब कंडीशन क्या हो चुका है? हेट्रोजाइगस, यानी कि दोनों एलील अलग अलग हो चुका है। जहां पर एक एलील चाहता है कि हम गोरे हो जाएं, फेयर हो जाए, वहीं दूसरा एलील चाहता है कि हम डार्क हो जाएं, यानी कि काले हो जाएं। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों में कौन जीतेगा? तो बाबू जो रंग तुम्हारा हुआ,
जो रंग तुम्हारा दिख गया, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल कि तुम गोरे हो गए, फेयर हो गए, डार्क नहीं दिखा सका अपने आप को, डार्क वाला एलील हार गया, तो याद रखोगे जो एलील जीता, जो एलील अपने आप को दिखा सका, उसी एलील को हम लोग डोमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। किस एलील को बोलेंगे डोमिनेंट? जो एलील अपने आप को दिखा सका। और जो एलील हार गया, जो अपने आप को नहीं दिखा सका, उसको हम लोग बोलेंगे रिसेसिव। क्या बोलेंगे इसको? रिसेसिव। तो जो जीत जाएगा उसको मौका मिलेगा अपने आप को दिखाने का, जो हार जाएगा उसको मौका नहीं मिलेगा। चलो मान लेते हैं कि एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में एक पार्टी जीत गई, तो जो पार्टी जीतेगी तो सरकार बनाने का मौका उसी को ना मिलेगा, जो पार्टी हार जाएगी उसको थोड़ी मिलेगा। तो इस दोनों एलील में जो जीतेगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट, जो हारेगा वो रिसेसिव। जो डोमिनेंट होगा बाबू वही अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। जो रिसेसिव होगा वो दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं रहेगा कि मेरे बॉडी के अंदर में वो है भी। एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि जैसे मेरा हेयर स्ट्रेट है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट मेरा डोमिनेंट होगा तब तो ये स्ट्रेट दिख रहा है। हो सकता है मेरे बॉडी के अंदर कर्ली वाला हेयर भी हो, जीन हो उसका, एलील हो उसका, लेकिन वो रिसेसिव रह गया। समझ में आ रही बात? इसीलिए ऐसा होता है कि स्ट्रेट बाल वाले पेरेंट को कई मतलब कर्ली बाल वाला बच्चा हो जाता है। कर्ली बाल कैसे हो गया भाई? हो सकता है उसके शरीर में वो एलील हो लेकिन हार गया बेचारा, चुपचाप से रिसेसिव पड़ा हुआ था, अगले जनरेशन वो डोमिनेंट हो गया तो हो गया। ऐसे केस में हो सकता है। तो ये हो गया डोमिनेंट और रिसेसिव का केस। डोमिनेंट उसको बोलेंगे जो अपने आप को दिखा पाएगा, रिसेसिव वो होगा जो अपने आप को दिखा नहीं पाएगा। ये हो गया टर्म नंबर 7। आगे बढ़ेंगे बच्चा लोग, और अब हम लोग इसको लिखेंगे टर्म नंबर 8, 8वां नंबर टर्म। 8वां नंबर टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे? 8वां नंबर टर्म में हम लोग लिखेंगे फेनोटाइप एंड जेनोटाइप। देखो हम दोनों वर्ड को साथ साथ पढ़ा दे रहे हैं जो एक साथ रहेगा। क्या लिखेंगे? फेनोटाइप एंड जेनोटाइप। अब फेनोटाइप और जेनोटाइप का क्या मतलब होगा ये समझिए। इसको हम एक कहानी से समझाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेन में आप कहीं ट्रेवल करके दूर जा रहे हैं, ठीक, अकेले ट्रेवल कर रहे हैं और आप जो है एसी का टिकट बुक किए हुए, ठीक है, एसी मतलब एक ठीक ठाक अच्छे लेवल का टिकट है, अच्छे लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप जब जा करके बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके सामने वाले सीट पे जो आपका को पैसेंजर यानी कि जो आपका साथी है, जो आपका सफर का साथी बनने वाला है, बड़ा ही डिसेंट सा आदमी है, अच्छे कपड़े पहना हुआ है, अच्छा मोबाइल है, घड़ी लगाया हुआ है, जो शूज पहना हुआ है, अच्छा आदमी है, बातचीत भी अच्छे से कर रहा है, कॉल पे भी बात कर रहा है तो बिजनेस वगैरह के बारे में, बिजनेस के सिलसिले में बात कर रहा है और आपसे भी बड़ी अच्छे से बात कर रहा है। तो आपको लगे भाई बड़ा अच्छा पैसेंजर मिल गया है, मेरा साथी बहुत अच्छा मिल गया है, हम लोग को जर्नी करने में मजा आएगा। बिल्कुल आ भी रहा है, आपको जर्नी शुरू होती है, कुछ खाने को आता है तो वो खरीद करके आपको देता भी है, आप लोग दोनों साथ में मिल करके खाते भी, तो आपको लगता है भाई बड़ा भला आदमी है ये। आपको कुछ काम आता है और आप बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट के साथ उसको बोलते हैं कि भाई मेरा सामान थोड़ा देखिएगा, हम स्टेशन से कुछ लेने के लिए उतर रहे हैं। आप स्टेशन से लेने के लिए उतरते हैं और जब वापस आते हैं तो ना वो आदमी होता है ना आपका सामान, वो तो लेकर के रफू चक्कर हो गया, वो चोर था वो चोर निकला। तो आप धोखा खा गए। क्यों धोखा खा गए? क्योंकि आप उसके बॉडी के ऊपर वाले कैरेक्टर पे चले गए, ऐसे कैरेक्टर पे चले गए जो बाहर से दिख रहा था, उसके दिखावा में चले गए, लेकिन उसके अंदर उसके जीन में चोर था, उसके अंदर चोर बैठा हुआ था। तो याद रखिएगा फेनोटाइप हम लोग किसको बोलते हैं? फेनोटाइप हम लोग उसको बोलते हैं जो बाहर से दिख जाए, बाहर से जो दिख जाए, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर का मतलब ऐसा गुण, ऐसा लक्षण, ऐसा कैरेक्टर जो हमको बाहर से ही दिखता हो। जैसे कोई आदमी लंबा है तो उसको बाहर से तुम देख के बता सकते हो हाँ वो लंबा है, कोई नाटा है तो नाटा है, कोई काला है तो काला है, कोई गोरा है तो गोरा, ये सब बाहर से दिख सकता है। किसी फूल का रंग लाल है कि सादा है वो बाहर से दिख सकता है, लेकिन वो चीज बाबू जो बाहर से नहीं दिखती बल्कि जो हम लोग का जीन के अंदर प्रेजेंट रहती है, जो हम लोग का जीन होता है उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जो जीन है वो लोग बाहर से नहीं देख सकते। वो आदमी बाहर से तो अपने आप को दिखा रहा था कुछ लेकिन अंदर से था वो कुछ। वो फेनोटाइप से तो बहुत अच्छा आदमी था लेकिन जीनोटाइप से तो वो चोर था। तो याद रखो कभी भी फेनोटाइप पे ट्रस्ट नहीं करोगे। हम लोग जितना भी क्रॉस बनाएंगे उसमें हम लोग फेनोटाइप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम लोग हर बार जीनोटाइप पे ट्रस्ट करेंगे। जीनोटाइप को ठोक बजा के चेक करेंगे कि बाहर से मत दिखाओ, अंदर से दिखाओ कि तुम अंदर से क्या हो। क्लियर बात समझ में आ गई? तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखे बच्चे लोग? जीन किसको बोलते हैं, एलील किसको बोलते हैं, हो गया। कैरेक्टर किसको बोलते हैं, ट्रेट किसको बोलते हैं, हो गया। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस आपको बता दिए, डोमिनेंट रिसेसिव आपको बता दिए और फेनोटाइप और जीनोटाइप भी बता दिए। मोटा मोटी आप वो उतना टर्म सीख चुके हैं जितना टर्म का आपको जरूरत मेंडल के इसमें पड़ेगा प्रोसेस में। और अगर इस बीच पढ़ाते पढ़ाते कोई टर्म आया तो उसी वक्त हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो टर्म्स वाले क्लास को यहीं पे करते हैं खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मेंडल की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना और क्या क्या उसके रीजन रहे थे, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किस तरीके से परफॉर्म करना
करना है, उसमें रेशियोज कैसे निकालने हैं, क्वेश्चंस क्या आ सकता है, क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, कोई भी दिक्कत होगी तो चैट में आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।